हेलो वर्ल्ड, माय नेम इज वसीम एंड वेलकम बैक टू द सीरीज वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सीरीज में आज से हम एक नई लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे जो कि बेसिकली होगी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से मेरा मतलब ये कि जहां पर आप लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर पाएंगे, मतलब आप अपनी वेबसाइट को फुल्ली फंक्शनल फुल्ली डायनेमिक कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करके वेबसाइट पर पब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, बेसिकली कह सकते हैं कि फुल डायनामिक वेबसाइट जो बनती है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू बनती है। तो इस सीरीज के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे पीएचपी को। ठीक है, पीएचपी बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट 75% से ज्यादा जो कह सकते हैं कि हिस्सा है वो पीएचपी का है। मतलब ऑल अराउंड द ग्लोब जितनी भी वेबसाइट्स है ना, मोर देन 75% जो वेबसाइट्स हैं वो पीएचपी में बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि आपको पीएचपी के साथ काम करने के लिए जरूरी है अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना या फिर इंस्टॉल करना, मेनली 4 चीजें आती है। सबसे नंबर 1 तो पीएचपी खुद, पीएचपी लैंग्वेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप उबंटू पे हैं तो करना पड़ेगा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर विंडोज पे हैं या फिर मैक पे हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसमें से नंबर 1 है पीएचपी। सेकंड नंबर पे आता है अपाचे सर्वर जो कि पीएचपी को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है माई सीक्वल, माई एसक्यूएल। ठीक है, जो कि डेटाबेस होगा, हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आता है पीएचपी माई एडमिन। ठीक है, तो ये 4 चीजें हम 1 बाय 1 इंस्टॉल करेंगे। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है आप एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैम्प, जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आपको इस पेज पे आ जाना है और अपनी सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है, अगर आप विंडोज यूजर हैं तो 7.3.1 वाला आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। ठीक है, 64 बिट नहीं है तो आप 32 बिट का भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप मोर डाउनलोड्स में जाके आगे देख सकते हैं। इन केस अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है कि लिनक्स में कमांड्स के थ्रू कैसे इंस्टॉल करता है तो वेल एंड गुड, आप वैसे भी कर सकते हैं। और अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं तो आप इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, सिंपली डाउनलोड करना है, पर्टिकुलर फाइल डाउनलोड होगी और विंडोज में या फिर मैक में जैसे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सिंपली नेक्स्ट 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 करना है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो आपको टेस्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल को जैम्प कंट्रोल को स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे टास्क बार में आपको दिख रहा है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैम्प कंट्रोल। आपको विंडोज के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, आप विंडोज के अंदर मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल मत करना, DEF जो भी आपकी एडिशनल ड्राइव्स हो वहां पर इंस्टॉल करना। ठीक है, तो आप जहां पे भी इंस्टॉल करेंगे उसको ओपन करना और वहां पर आपको एक कंट्रोल फाइल मिल जाएगी, जिससे इस तरह, यहाँ पर मेरा इस जगह पे इंस्टॉल है जैम्प। ठीक है, यहीं पर कहीं पर आपको एक फाइल मिलेगी जैम्प कंट्रोल। ठीक है, इस मैक ओएस में यूज कर रहा हूं तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है manager-osx। ठीक है, इसको आप जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो आपके सामने आएगा। आपको किस पे जाना है, मैनेज सर्वर वाले टैब पे जाना है। यहाँ पर आपको 2 चीजों को स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो अपाचे वेब सर्वर को स्टार्ट कर देना है। सेकंड नंबर पर आता है माई सीक्वल डेटाबेस। ये 2 चीजों को आपको स्टार्ट करना है। मैं ट्राई करूंगा विंडोज के लिए आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा दूं, बिकॉज मेरे पास यार वो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, ट्राई करूंगा मैं गूगल पे सर्च करके आपको शेयर कर दूं। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीजों को स्टार्ट कर लेना है। अभी जैसे माई सीक्वल डेटाबेस स्टार्ट हो चुका है, रनिंग में आ रहा है, और अपाचे वेब सर्वर भी रनिंग में। ठीक है, और उसको मिनिमाइज कर देना है। अब टेस्ट करना है कि हमारा जो जैम्प सर्वर है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, बस ब्राउजर पर आना है और लोकल होस्ट लिखकर एंटर करना है। तो इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया। हाँ, अगर ये स्क्रीन सामने आ जाती है तो इसका मतलब आपका जैम्प सर्वर सक्सेसफुली रेडी है यूज करने के लिए। ठीक है, अब आप पीएचपी को भी यूज कर सकते हैं और पीएचपी माई एडमिन वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पीएचपी के बेसिक्स को देखेंगे। जैसा मैं प्रीवियस वीडियोज के अंदर भी बताता आया हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, वेरिएबल्स, लूप्स, एरेज। जहां पे कुछ डिफरेंस होगा वहां पे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, बट मैं एक एक चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम ट्राई ये करेंगे कि पीएचपी के बेसिक्स को कवर कर लें, और नेक्स्ट कुछ वीडियोज के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके थ्रू हम माईसीक्वल के साथ कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, डेटाबेस में डेटा स्टोर कैसे करते हैं, रिट्राइव कैसे करते हैं, वो सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, तो पीएचपी के बेसिक्स को स्टार्ट करने के लिए मैंने सेम कॉन्सेप्ट को ही फॉलो किया है। अपने वेब डेवलपमेंट सीरीज के अंदर फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाया पीएचपी। इसके अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा index.php। ठीक है, मेक श्योर जैसे HTML के अंदर .html होता है, जावास्क्रिप्ट में .js होता है, पीएचपी में फाइल का एक्सटेंशन होता है .php। ठीक है,
यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, बॉयलर प्लेट सेट कर दूंगा, HTML की रेडी है, और यहाँ पर मैं टाइटल सेट कर देता हूँ PHP इंट्रो या PHP बेसिक्स। बेसिकली वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि सब कुछ ब्राउजर पर HTML ही रिटर्न होता है ना। अब यहां पर भी आपके सामने HTML ही है, मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया कि वेब ब्राउजर सब कुछ एग्जीक्यूट करके हमारे सामने एंड रिजल्ट HTML की फॉर्म में ही लाता है, ठीक है। तो PHP में भी हम HTML को ही यूज करेंगे, ठीक है, बट नो डाउट ये चीजें होंगी डायनेमिक। तो वो सब कैसे होगा वो हम आगे फ्यूचर वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर बॉडी सेक्शन के अंदर आता हूं और यहां पर PHP को स्टार्ट करते हैं। अभी तो HTML बॉयलर प्लेट आया, सिंपल सा HTML आया। अब मैं क्या करता हूं, PHP को अगर मुझे स्टार्ट करना है तो एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क PHP लिखूंगा, ठीक है, और एंड करूंगा क्वेश्चन मार्क और एंगल ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अब इस ब्लॉक के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे ना आप, यहाँ पे XYZ कुछ भी लिखे, ये PHP कोड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो ये तो PHP का सिंटैक्स हो गया, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कुछ प्रिंट वगैरह करना है तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल सा मेथड होता है, इको डबल कोटेशन के अंदर आप लिख दीजिए जो भी आपको प्रिंट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और बाद में सेमीकोलन जरूर लगाना है, ठीक है। एक मेथड ये हुआ। अब इसको हम करते हैं रन, हमारा सर्वर स्टार्ट है। इसको आप रन करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे लोकलहोस्ट स्लैश आपका फोल्डर की लोकेशन जो भी आपके होगी हमारी, ठीक है। तो हमारे केस में है वेब डेवलपमेंट सीरीज -PHP, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखेंगे तो आपका पेज हो चुका है रन, ठीक है। index.php आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने आई गेस पहले भी बताया कि जो index.php index.html होता है ना, वो रूट फाइल्स होती हैं किसी भी वेबसाइट की, तो वो ऑटोमेटिक हिट हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे मैंने PHP लिखा, हेलो वर्ल्ड हमारे सामने आ गया, मतलब ये कि हमारी index.php फाइल चल रही है। तो इको किस लिए यूज आता है, इको यूज आता है टू डिस्प्ले एनी आउटपुट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट करना है तो // ठीक है। एक और तरीका होता है किसी भी मैसेज को डिस्प्ले करने का, वो होता है प्रिंट, सेम हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसको भी करते हैं हम, सेमीकोलन लगाते हैं और करते हैं रन। तो अगेन प्रिंट से भी हमने देख लिया कि प्रिंट भी कोई भी डिस्प्ले करना हो हमें मैसेज तो उसके लिए काम आता है, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं कोई भी मैसेज हमें डिस्प्ले करना हो ब्राउजर पर, ठीक है। इसके बाद बारी आती है वेरिएबल्स की, ठीक है। तो यहां पर हमने सिंगल लाइन कमेंट देख लिया, मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है /*//, ठीक है। यहां पे हम कमेंट डालते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल बहुत सिंपल है PHP के अंदर, आपको सिर्फ लिखना है डॉलर वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा नम, ठीक है। इसके अंदर मैंने जो भी वैल्यू डाली 1 2 3, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डेटा टाइप वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो भी वैल्यू आप डालेंगे ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिक डेटा टाइप कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अगर आपको देखना है कि कौन सा डेटा टाइप आया उस वेरिएबल के अंदर, तो आप देख सकते हैं var_dump मेथड के थ्रू, ठीक है। var_dump, इसके अंदर आप पास करेंगे num, ठीक है। अब इसको जाके करते हैं रीलोड, तो सी इंट, मतलब ये इंटीजर टाइप का है। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक वेरिएबल नेम, ठीक है, इसको मैं वैल्यू असाइन करता हूं वसीम, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं var dump और इसमें मैंने वैल्यू पास कर दी नेम, मतलब वेरिएबल पास कर दिया, और इसको करते हैं रीलोड। तो स्ट्रिंग टाइप का है वसीम, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं वो कीजिए अपने वेरिएबल्स को, और var dump के थ्रू देख सकते हैं कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। अगर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करना है तो अगेन आप इको या फिर प्रिंट यूज कर सकते हैं। इको नम करेंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू वहां पर प्रिंट हो जाएगी, सी 1 2 3, और इसी तरीके से अगर नेम करेंगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इको या फिर प्रिंट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है, जैसे मैंने यूज किया नम, उसी तरीके से अगर आप नम कैपिटल्स में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल NUM, इसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन की 34234, ठीक है। इसको मैं करता हूं इको, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा कैपिटल्स में NUM। अब इसको करते हैं रन, तो 2 3 4 आया। अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा तो 1 2 3 आया। इट मींस ये केस सेंसिटिव है, अगर कैपिटल्स में लिखा तो वो अलग ट्रीट होगा और स्मॉल्स में लिखा तो वो अलग ट्रीट होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं PHP के अंदर स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। बेसिकली स्ट्रिंग आपको पता है कि जो भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होता है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया था नेम, उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया MSG, कैपिटल्स मैंने स्मॉल में लेता है, और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग को जब हम यूज करते हैं तो बहुत सारे से फंक्शंस होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनको हम यूज करके कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से मैं कुछ एक एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, तो यहां पर मेथड होता है strlen, ठीक है, और यहां पर आपको उस वेरिएबल को पास कर देना जो भी आपने यूज किया, और
आपके सामने उस वेरिएबल की लेंथ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 11 आ रही है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हेलो के अंदर 5 वर्ड है, वर्ल्ड के अंदर भी 5 वर्ड है, तो 5 और 5 10, एक बीच में आ गया स्पेस, करेक्ट। इसी तरीके से एक और मेथड देखते हैं, हेलो str-वर्ड काउंट। तो ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग के अंदर n जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे ना उनको काउंट कर देगा। ठीक है, तो मैंने लिखा msg, इसको किया हमने रीलोड और किया echo, तो 2 मतलब 2 वर्ड हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर। तो इसी तरीके से और भी काफी सारे स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। मैं W3 स्कूल स्टार्ट से रिकमेंड करता हूं, वहां पर जाओ और सर्च करो PHP स्ट्रिंग मेथड्स और उसके अकॉर्डिंग अपने लेवल पर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं PHP के अंदर एरे किस तरीके से यूज होते हैं। तो यहां पर एरे होते हैं 3 टाइप के PHP के अंदर। सबसे नंबर 1 एरे होता है इंडेक्स्ड टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले वो समझते हैं, बाकी के आगे 2 आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं कमेंट डालता हूं इंडेक्स्ड एरे। इंडेक्स्ड एरे का मतलब ये कि जो भी एरे की इंडेक्स वैल्यू होती है ना वो एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है 0 1 2 3 की फॉर्म में, जैसे हम बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वेरिएबल लेता हूं fruit फ्रूट्स और एरे फंक्शन को यूज किया। यहां पे ये जो वेरिएबल है फ्रूट्स, ये अब एक एरे टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यू असाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, फिर मैंने लिखा मैंगो। स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको डबल कोटेशन के अंदर यूज करना पड़ेगा। अगर आप नंबर यूज करना चाहें तो नंबर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट। अब अगर आपको एरो को प्रिंट करना है तो यहां पर आप इको या फिर प्रिंट यूज नहीं कर सकते। यहां पर एरो प्रिंट होता है प्रिंट -r से, और इसके अंदर आपको यूज करना है फ्रूट्स वेरिएबल को, फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको जाके हम करते हैं रन, रीलोड किया तो देखो 0 नंबर इंडेक्स पर एप्पल, 1 नंबर इंडेक्स पर बनाना और 2 नंबर इंडेक्स पर मैंगो और 3 नंबर इंडेक्स पर 5 8 7। तो इंडेक्स में क्या हो गया, इसने क्या लिया, इंडेक्स जो इंडेक्स है वो न्यूमेरिक वैल्यू में आया। तो ये तो एक तरीका हो गया इंडेक्स एरे को डिफाइन करने का। दूसरा तरीका ये कि इंडेक्स एरे के अंदर आप वैल्यू इस तरीके से भी असाइन कर सकते हैं, आप जो चाहें इंडेक्स असाइन कीजिए और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा चेरी। ठीक है, अब इसको जाके हम करते हैं रन, तो सी। अब अगर इसके अंदर वैल्यू कौन सी आई, 10। ठीक है, इंडेक्स कौन सा है, 3 के बाद सीधा आ गया 10, 4 5 पे नहीं गया। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम करते हैं इस पर डायरेक्ट वैल्यू असाइन, फ्रूट्स एरे स्टार्ट किया और इसके अंदर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल सैंपल, कुछ भी फ्रूट नेम आप लिख सकते हैं, और इसको किया रन। तो अब जो आगे का इंडेक्स आया वो आया 11 से। मतलब ये कि आपने कस्टम इंडेक्स डिफाइन कर दिया, जो भी आपको करना था उसके आगे का जो इंडेक्स होगा ना वो उसके आगे से कंटिन्यू होगा, मतलब आगे से चलेगा। ओके, इंडेक्स्ड एरे के बाद सेकंड टाइप ऑफ एरे आता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो इंडेक्स वैल्यू आप खुद असाइन करते हैं, वो जनरली स्ट्रिंग टाइप की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया इज और एरे डिफाइन किया और यहां पर आपने लिख दिया पीटर, पीटर को असाइन कर दी वैल्यू फॉर एग्जांपल, एरो के थ्रू यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिखा 35। सेकंड नंबर की आपने डिफाइन किया फॉर एग्जांपल वसीम। ठीक है, इसको एज डिफाइन किया आपने, जो भी आपको करना है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपने लिखा फॉर एग्जांपल अमित और उसको भी एज डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो की है वो एक स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है, अब आप अगर इसको प्रिंट आर करेंगे, प्रिंट आर एज, तो आउटपुट कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा कि जो कीज है वो आपको एज ए स्ट्रिंग शो हो रही है। ठीक है, और अगेन जैसे आपने यहां पे डिफाइन किया था उसी तरीके से आप यहां पे भी डिफाइन कर सकते हैं। सीधा सा जो की है वो आप खुद मैन्युअली डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो ये हो गया एसोसिएटिव एरे। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड सा तरीका हो गया पीएचपी का एरे को प्रिंट करने का, बट आपको भी पता है कि एरेज को हम डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते। हमें एरे की वैल्यू 1 बाय 1 सीक्वेंस में चाहिए होती है या फिर पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, उनको हम यूज करते हैं लूप्स के साथ। और लूप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, वो सब चलते आएंगे, इसमें भी चलते हैं, तो मैं उसको नहीं बताऊंगा। हम इसमें यूज करेंगे फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप स्पेशली डिजाइन किया गया है पीएचपी में एरेज के लिए। तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आर्गुमेंट पास करना है एरे नेम, उसके बाद कीवर्ड यूज करना है एज, और यहां पर आपको सेकंड वेरिएबल लिखना है जो भी आप लिखना चाहें वैल्यू। तो ये क्या करेगा, लूप चलेगा और वैल्यू जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है वो 1 बाय 1 प्रिंट करता जाएगा या फिर एक्सेस करता जाएगा एक एक इंडेक्स वाली वैल्यूज को। ठीक है, अब अगर इसके अंदर आप इको लिखकर वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इसको हम करते हैं एक बार के लिए रन। जैसे ही रन करेंगे तो ये बोल रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल एरे, है ना, तो हमारा है वेरिएबल एज, हमने टाइप मिस्टेक कर दिया और उसको किया रन। तो सी 35 28 29। अब जाहिर सी बात है फॉर्मेटिंग नहीं हो रही, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कनेट कर सकते हैं एक BR टैग के थ्रू। तो जो हमारा HTML के अंदर BR टैग होता था लाइन ब्रेक करने के लिए, वो आपने यहाँ पर कॉन्कनेट कर दिया। तो और कॉन्कनेट यहाँ पर होता है डॉट के साथ, जावास्क्रिप्ट में होता था प्लस के साथ।
अब आपको आई गेस थोड़ा बेहतर समझ में आ रहा है 35, 28, 29। ओके, तो ये हो गया फॉर ईच लूप। थर्ड टाइप ऑफ एरे होता है मल्टी डायमेंशनल एरे या फिर कहें तो 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, इसका मतलब ये कि एरे के अंदर एरे यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी हम प्रैक्टिकल करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल लिया फ्रूट्स, इसको डबल एस कर देता हूं ताकि ऊपर वाले से कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और इसको मैंने एरे डिफाइन किया, बाद में सेमीकोलन लगा देता हूं, और इसके अंदर आके यहां पर जो एक एक इंडेक्स बनेगा ना वो भी अपने आप में एक एरे होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं क्या करूंगा, एक एरे और डिफाइन करूंगा इसी के अंदर, और मैंने लिखा मैंगो और 35,18। 35 मींस हमारी टोटल क्वांटिटी, स्टॉक क्वांटिटी, और 18 मींस सोल्ड क्वांटिटी, जस्ट फॉर द एग्जांपल। एरे के बाद में कॉमा लगाएंगे और सेकंड इंडेक्स डिफाइन करेंगे जो कि होगा अगेन एन एरे। इसको हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, और यहां पर वैल्यूज आपको चेंज कर देनी है जो भी आप करना चाहें। ठीक है, 15। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे बन गया। इसको भी आप प्रिंट आर करके देख सकते हैं, प्रिंट आर, और मैंने लिखा फ्रूट्स। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। तो सी 0 नंबर इंडेक्स पे एक एरे है जिसका 0 नंबर इंडेक्स पे मैंगो, और अगेन 1 नंबर इंडेक्स पे अगेन एन एरे है जिसका 0 नंबर इंडेक्स पे एप्पल, 1 पर 30 एंड 2 पर 15। तो ये इस तरीके से मल्टी डायमेंशनल एरे चलता है पीएचपी के अंदर। अब इसको फॉर ईच के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं वो आप खुद अपने लेवल पर ट्राई कीजिए। अब कुछ डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शंस भी देख लेते हैं। जनरली पीएचपी के अंदर बहुत सिंपल है डेट एंड टाइम को यूज करना, कि आप किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम प्रिंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, डेट मेथड को यूज करना है, और उसके अंदर डबल कोटेशन के अंदर जिस फॉर्मेट में आप डेट को प्रिंट करना चाहते हैं, YMD में या DMY में, जिस भी फॉर्मेट में, ठीक है, वो भी आप सिंपली लिखिए D-M-Y। ठीक है, और लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, सिंपली डेट को इको कर देगा जो भी करंट डेट होगी। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है 20/11/2021। ठीक है, अगर आपको टाइम भी प्रिंट करना है डेट के साथ तो आप चाहे तो कॉमा लगाएं या ना लगाएं। उसके बाद लिखिए H-I:(S). ठीक है, तो ये क्या करेगा, सेक टाइम्स को भी प्रिंट कर देगा जो भी करंट टाइम होगा। करंट टाइम को आपके सिस्टम के जो करंट टाइम प्रिंट होगा वो सर्वर का टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे 9:24 और यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आई गेस 1:54, मतलब 2 बज रहे हैं अभी राइट नाउ, बट ये दिखा रहा है 9:24। तो तकरीबन 3.5-4 घंटे का डिफरेंस दिखा रहा है। वो इस वजह से बिकॉज सर्वर जो है वो लोकली भी 3.5-4 घंटे पीछे चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सर्वर आप जिस भी कंट्री का लेंगे उसके अकॉर्डिंग टाइम दिखाएगा। ठीक है, तो हो गया टाइम, डेट एंड टाइम फंक्शन। अगर आपको टाइम ओनली टाइम प्रिंट करना है तो आप यहाँ से डेट वाली वैल्यूज हटा सकते हैं और सिर्फ टाइम भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आज का जो भी करंट टाइम होगा सर्वर का उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया डेट एंड टाइम फंक्शन। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत यूजफुल फंक्शन है, इंक्लूड फंक्शन, जो कि बेसिकली क्या करता है, किसी भी दूसरी पीएचपी फाइल को किसी और पीएचपी फाइल के अंदर इंक्लूड करने में मदद करता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फाइल बनाता हूं test.php। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूं, हेलो सॉरी पहले मुझे पीएचपी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा हेलो फ्रॉम test.php। ठीक है, इतना सा लिख दिया मैंने। अगर मैं सिर्फ test.php को रन करके दिखाऊं आपको यहाँ पे, तो मुझे URL में लिखना पड़ेगा test.php, आ रहा है, सक्सेसफुली हिट भी हो रही है। अब हम चाहते हैं कि test.php आ जाए index.php के अंदर, तो आपको सिंपली क्या करना है, इंक्लूड फंक्शन को यूज करना है और यहाँ पर आपको उस फाइल का पाथ लिख देना है। तो अभी हमारी फाइल सेम लोकेशन पर है PHP के अंदर ही। अगर किसी फोल्डर के अंदर होती तो आपको फोल्डर नेम /test.php लिखना था। अब इसको करते हैं रन, तो सी हेलो फ्रॉम test.php। अभी हमारा URL में test.php नहीं है, हमारी फाइल हिट हो रही है index.php। तो index.php के अंदर हमने किसको इंक्लूड कर लिया, test.php को। ओके, अब हम देखते हैं PHP का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बहुत ज्यादा यूज आएगा आगे जब आप डायनेमिक वेबसाइट्स बनाएंगे, जो कि है फॉर्म हैंडलिंग। बेसिकली जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन करेंगे, HTML फॉर्म वगैरह, उनको जब सबमिट करेंगे डेटाबेस में डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो हमें मैनेज करना पड़ेगा PHP का एंड पर। ठीक है, तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूं। मैं क्या करता हूं, यहीं पर PHP के बाद में एक बहुत बेसिक सा फॉर्म डिजाइन करता हूं। ठीक है, उसको मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ पेस्ट। ये बहुत सिंपल सा फॉर्म मैंने लिया, इसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज लिए, नेम में लिया है मैंने सिर्फ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे एक नेम एट्रीब्यूट असाइन किया नेम एट्रीब्यूट असाइन करना मस्ट है यहाँ पे। मेक श्योर जब भी आप सर्वर साइड हैंडलिंग करेंगे किसी भी फॉर्म की, ठीक है, मतलब आपको अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है ना, तो नेम एट्रीब्यूट 101% असाइन करना है। ठीक है, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया, नेम असाइन किया, देन इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उसको भी मैंने नेम असाइन कर दिया ईमेल। ठीक है, देन अगेन मैंने यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट लिया, इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं, वैल्यू
सेव, ठीक है। अब इसको करते हैं हम अगेन रन करते हैं, देखते हैं हो गया पेज रीलोड, ठीक है। इसको मैंने किया थोड़ा कंट्रोल 0 कर देते हैं। अब यहां पर आपको फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट दिख रहा है एक्शन के अंदर लिखा हुआ है welcome.php। तो यहां पे मैं welcome.php ना लिख के index.php लिखूंगा। यहां पर आपको उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल पर आपको रिडायरेक्ट करना है ऑन सबमिट इवेंट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली होगा क्या, जैसे आपने डेटा फिल किया और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जितना भी आपका फॉर्म के अंदर का डेटा है वो सारा मैनेज होगा index.php के थ्रू, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहें तो test.php भी लिख सकते हैं या फिर xyz.php कुछ भी आप बनाए वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो index.php हम लिख देते हैं, इसको करते हैं। और सेकंड एट्रीब्यूट हमने असाइन किया मेथड पोस्ट, ठीक है। अब PHP के अंदर क्या होता है ना, जनरली दो तरह के सुपर ग्लोबल मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट, दूसरा होता है पोस्ट। अभी मैं वन बाय वन समझाता हूं आपको। सबसे पहले गेट समझते हैं। तो मेथड मैंने डिफाइन कर दिया गेट। अब इसको करते हैं हम टेस्ट। तो सिंपली आपको ब्राउजर पर आना है, रन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा wasim@gmail.com। अब मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूंगा तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा ब्राउजर में यूआरएल देखो क्या आ गया, php/index.php। मतलब php का तो हमारा लोकेशन था index.php का। उसके बाद में आ गया index.php क्वेश्चन मार्क नेम वेरिएबल, उसके अंदर जो वैल्यू मैंने एंटर की, ईमेल के अंदर जो वैल्यू मैंने एंटर की। मतलब ये कि गेट के थ्रू जो भी आप वैल्यूज पास करेंगे ना वो आपको हमेशा ब्राउजर के अंदर यूआरएल बार में विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड मेथड था हमारा पोस्ट, ठीक है। अब मैं अगेन वापस बैक करके रीलोड करता हूं और मैंने यहां पे लिखा वसीम और wasim@gmail.com और मैं अब अगर सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। यहाँ पर यूआरएल में index.php आ चुका है, बट यूआरएल में अब वो दोनों वेरिएबल्स नहीं आ रहे। क्यों? बिकॉज हमने पोस्ट मेथड को यूज किया। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। गेट मेथड को हम जनरली जब भी हमें डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करना हो, मतलब सेलेक्ट करना हो किसी पर्टिकुलर कह सकते हैं इवेंट पे, तो हम गेट मेथड को यूज कर सकते हैं। पर जब भी हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करना हो, सेव करना हो, तो उस केस में गेट मेथड कभी भी सिक्योर मेथड नहीं माना जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए आपसे पासवर्ड भी मांगा जाता, आपसे फोन नंबर भी मांगा जाता, बट पासवर्ड बहुत सिक्योर चीज होती है तो वो आप नहीं चाहेंगे कि यूआरएल बार में शो हो, राइट। तो इसीलिए जब भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है तो हम पोस्ट मेथड को यूज करेंगे। और जब भी हमें डेटाबेस से डेटा लेके आना होगा किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, जैसे मुझे फॉर एग्जांपल सर्च करना है या मुझे मेरा रिजल्ट सर्च करना है, जैसा आप जनरली सर्च करते भी हैं अपने रिजल्ट वगैरह को, तो वहां पे आप गेट रिक्वेस्ट को यूज कर सकते हैं, गेट मेथड को आई मीन टू से, ठीक है। तो ये हो गया गेट और पोस्ट का डिफरेंस। अब हम इसको मैनेज करते हैं पीएचपी एंड पे फॉर्म हैंडलिंग के अंदर। यहां पर आपको एक सिंपली क्या करना है, अगर आपको यूज करना है अपने इस फॉर्म के डेटा को, ठीक है, तो यहाँ पर सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स मैंने बताया मेथड्स होते हैं दो तरीके के, गेट और पोस्ट। मैं एक बता देता हूँ, दूसरा बहुत सिंपल है, उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो एक तो होता है $_गेट, ठीक है, और सेकंड होता है $_पोस्ट। ये दो मेथड होते हैं सुपर ग्लोबल। अगर आपका फॉर्म मेथड यहां पर आपने पोस्ट डिफाइन किया तो आप पोस्ट को यूज करेंगे, अगर यहां पर आपने गेट डिफाइन किया तो आप गेट को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने पोस्ट यूज कर रखा है तो मैं सिंपली लिखता हूं $_पोस्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैंने लिखा इको नेम, सॉरी नेम कीवर्ड लिखा बिकॉज यहां से क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं इको, ठीक है। इसको मैंने किया, सेमीकोलन लगाया और इसको मैंने किया रन। अब जैसे ही रन करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बोल रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, बिकॉज पीएचपी फाइल है, कोई सी भी फाइल टॉप टू बॉटम हिट होती है तो टॉप टू बॉटम आएगा। तो टॉप टू बॉटम आएगा तो यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल्स मिले, सब कुछ रन होता हुआ आएगा और ये लाइन ऑफ कोड भी मिल गया। अब जाहिर सी बात ये डिफाइंड है नहीं, ये डिफाइन कब होगा, जब भी यहाँ पे हमारा डेटा सबमिट होगा बट ऑन बटन क्लिक, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक इफ स्टेटमेंट लगा सकता हूँ और ये लिख सकता हूँ कि जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, मतलब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो तभी आगे वाली लाइन चले। तो मैंने लिखा इफ इज सेट एक पीएचपी का ही प्री डिफाइंड मेथड है जो कि ये चेक करता है कि पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर जो भी स्टेटमेंट आप इसके अंदर लिख रहे हैं, जनरली वेरिएबल्स ही होंगे या फिर एरे कीज होंगी, वो सेट है या नहीं, वो डिफाइंड है या नहीं। तो मैं इसके अंदर लिखूंगा $_पोस्ट और इसके अंदर मैंने लिखा सबमिट। यहां पर मैं क्या करूंगा, सबमिट भी लिख सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट नेम लिख दीजिए, ठीक है। सबमिट के केस में आपको यहाँ पे बटन को भी नेम असाइन करना पड़ेगा, नेम सबमिट, ठीक है। मैंने अभी के लिए क्या कर दिया, सबमिट ही कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा सबमिट और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और एंड कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं हम रन। तो जैसे ही रन किया एरर जा चुकी है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू लिखता हूं और मैंने किया हिट सेव। तो देखिए अब ऊपर वैल्यू आ चुकी है वसीम। मतलब क्या हुआ, फॉर्म सबमिट हुआ, पेज रीलोड हुआ और टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होते हुए आया और ये कंडीशन उसको ट्रू मिली। कंडीशन ट्रू मिलते ही अंदर आके उसने कर दिया इको नेम, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहें तो ईमेल भी इको कर सकते हैं। अगेन रीलोड करेंगे तो अगर कंटिन्यू बोल रहा है, आप कैंसिल करके भी कर सकते हैं।
मैं वापस रूट पे आता हूँ और मैंने लिखा wasim@gmail.com और सेव पे क्लिक किया तो इस बार ईमेल आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से फॉर्म हैंडलिंग की जाती है पीएचपी के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस में हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म्स के जितने भी फील्ड हैं उनको हम कैच करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे और देन स्टोर किए हुए डेटा को हम वापस वेबसाइट पे किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। इस वेबसाइट के अंदर हमने पीएचपी के कंप्लीट बेसिक्स को देख लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंस्टॉलेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉलेशन ऑफ द सर्वर, पीएचपी माई एडमिन। जैम्प मैंने इसलिए रिकमेंड किया बिकॉज उसके अंदर पूरा पैकेज, उसके अंदर अपाचे भी आ जाएगा, पीएचपी भी आ जाएगा, माई सिक्वल भी आ जाएगा और पीएचपी माई एडमिन भी आ जाएगा। अदरवाइज आपको सारे जितने भी 4 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पीएचपी के बेसिक्स हमने देख लिए। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम एक जो लास्ट जावास्क्रिप्ट वीडियो के अंदर हमने टू डू लिस्ट बनाई थी उसी को फंक्शनल करेंगे, उसी को डायनामिक करेंगे। जो भी टास्क हम बनाएंगे उनको डेटाबेस में स्टोर करेंगे और जो ऑलरेडी क्रिएटेड है उनको रिट्रीव करेंगे। देन वहां पे एडिट और डिलीट भी ऑपरेशंस भी परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज है वो एक एंडिंग की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो चलो फिर आप जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आए हो या फिर पहले से देख रहे हो पर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाओ, वहां पर भी मुझे फॉलो कर लो। किसी भी टाइप का क्वेश्चन कोई हो तो वहां डायरेक्ट कर सकते हो, एज सुन एज पॉसिबल मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।